नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल वैरागी एंटरटेनमेंट पे स्वागत करता हूं। हमने आपके एंटरटेनमेंट के लिए कई प्लान किए थे, जिसमें व्हाट्सएप स्टेटस, एटीट्यूड शायरी, कुछ लर्निंग फेज़, लेकिन अभी हम और चीज़ें लेके आ रहे हैं जैसे स्टोरीज़। आज उसकी पहली कड़ी है जिसमें मैं आपको आज एक कहानी सुनाने वाला हूं, जिसका शीर्षक है वक्त की सह, वक्त की मांग। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे चैनल पर एंजॉय कर रहे होंगे। आपके लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए, आपके सहयोग के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। आज की कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। प्रतिदिन की तरह मैं आज भी सुबह नहा धोकर नाश्ता लेकर अपने 2 सहकर्मचारियों के साथ पास के एक गांव में चला था कि गांव के बाहर बने उस अकेले से घास फूस बनी झोपड़ी वाले घर के सामने उस परिछाई को देखकर मेरे पांव एकदम से ठिठक गए। वह एक हड्डियों के ढांचे जैसा व्यक्ति, जो हरिया चाचा के नाम से गांव का सबसे वृद्ध व्यक्ति, उस अकेले से घर में रहता था। सूरज अपनी किशोरावस्था में था। गर्मी की सुबह के 7 बजे थे। सूरज की किरणें पूरी तरह धरती के आंचल में फैल चुकी थी, मानो दिन का 10% हिस्सा हो चुका था। सूर्य की तीखी किरणें जो हल्की सी आंखों की भौहों को दुख पहुंचाती थी, और एक नए दिन की शुरुआत हृदय को काफ़ी सुखद महसूस हो रही थी। वह एक शख्स जो उस वीराने घर में रहता था, उम्र लगभग 90 के आसपास थी, पास में खेले लड़के से पूछा, यह कौन है? तो पता चला हरिया चाचा हैं, जिसे गांव के जमींदार ने गांव से बाहर कर दिया, जो सिर्फ एक गांव के छोटे तबके के लोगों व मजदूर गरीबों की मदद से जिंदा हैं। आंखें मानो अंदर की ओर घुसी जा रही हैं। मूछ दाढ़ी के बाल पक कर सफ़ेद हो चुके हैं। सर पर एक खाकी अंगोछा पगड़ी की तरह बांधे रहता है। एक गंदी सी पुरानी व कुछ फटी हुई धोती है। कमर के ऊपर का नंगा बदन पसलियों के बीच पेट की खाल फंस गई हो। पेट पीठ तो एक में मिला है, फिर भी एक आत्मा जो एक गहरा दर्द बयां करती थी। आंखें शायद किसी के इंतज़ार में जिंदा हैं, किसी अपने की राह देख रही हूँ, या कुछ उम्मीद जिसकी कल्पना करना मेरे बस की बात न थी। तभी मेरे मित्र ने बुलाया, कहाँ हो? मानो मैं एक गहरी नींद से जागा हूँ। फिर हम चल पड़े उस हरिया चाचा के बारे में जानने के लिए। हमने एक ज़ोर की आवाज़ लगाई, चाचा, ओ चाचा। उस घर की शांति को चीरती हुई एक बूढ़ी सी कड़क आवाज़ आई, नहीं, मैं नहीं जानता वो कहाँ है। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, वह मेरा इंतज़ार कर रही है, मुझे जाने दो। और आवाज़ घर के बाहर निकल कर हवाओं में समा गई। उस आवाज़ में एक उम्मीद के साथ दर्द भी था। उस आवाज़ से हम बिल्कुल घबरा गए। मैंने बोला, चाचा, हमने तो आपको पकड़ा नहीं, हमें आपसे कुछ बात करनी है, आप हमें देखिए। वो बूढ़ा शरीर पूरा घुमा और हमें घूर कर बोला, आप कौन हैं? और हमें बैठने को बोला। हमने अपना परिचय बताते हुए कहा, हम सरकार की तरफ से आए हैं, हम गांव में जनगणना कर रहे हैं। लड़खड़ाती आवाज़ में उसने पूछा, जनगणना, ये क्या होता है? हमने बताया, हम लोगों की संख्या, उनके व्यवसाय को लिखकर सरकार को दिखाएंगे। अब वह मेरे इस उत्तर से संतुष्ट था। वह झोपड़ी के एक कोने में रखे घड़े से लोटे में पानी लाकर बोला, बाबूजी, पानी पी लो, और कुछ नहीं है। उसकी दशा देखकर हमारे हृदय भर गए थे। हमने उसकी कहानी पूछी तो उसने पहले मना किया, फिर आग्रह करने के बाद उसने बताया, हरिया गांव के जमींदार रामू का बेटा था। वह 10 साल का था। वह अपने पिता रामू व माँ के साथ गाँव में रहता था, और पिता के साथ गाँव में ठाकुर शंकर दयाल के घर सफाई व गाय भैंसों का काम करने जाता था। उसके पिता को 1 रुपया मासिक मिलता था। अब हरिया के आने से ठाकुर साहब ने रामू की मजदूरी में 4 आना बढ़ा दिया। हरिया की मां ठाकुर साहब के घर रोटी बर्तन करती थी। इस तरह रामू का परिवार ठाकुर साहब के आश्रम पर निर्भर था। ठाकुर व ठकुराइन इन्हें बहुत मानती थी। ठाकुर साहब के 2 बेटे नरेश व महेश थे। आज दीपावली थी, अतः रामू व हरिया ने आज सुबह उठकर दोपहर तक सारे काम कर लिया था। और अपने घर जाते समय हरिया ने देखा ठाकुर साहब के बच्चे नए कपड़े पहने हुए खेल रहे थे। हरिया के मन में आया कि वह भी तो एक बच्चा है, उन्हीं की तरह फिर उसे नए कपड़े क्यों नहीं मिलते, उसे तो वही पुराने कपड़े मिलते। इस बात को लेकर उसके मन में लाखों सवाल उठ रहे थे। फिर उसने अपने मन को घुमाया और पिता के साथ घर आकर दीपावली की तैयारी में लग गया। जब उसकी माँ घर आई तो रामू और हरिया दोनों आश्चर्य से भर गए। आज ठाकुर साहब ने हरिया के लिए नया कुर्ता पजामा और रामू के लिए नई धोती व एक नई साड़ी भी दीपावली का उपहार दिया था। आज हरिया अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खुश था। उसे बार बार खुशी के झटके के साथ वही कपड़ा याद आता था। वह उसे पहनकर कैसा लगेगा। अब ठाकुर व उस ऊंचे घराने के बच्चों के साथ भी वह खेलेगा। अब उसे कोई गरीब भिखारी नहीं कहेगा या नीच नहीं कहेगा। लोग उसे ज़मींदार साहब कहेंगे। ऐसे लाखों विचार उसके मन में आ रहे थे।
और अब वह पूरी तरह एक नई दुनिया की कल्पना कर रहा था। उसके कानों में माँ की आवाज़, अरे हरिया चल, पूजा का समय हो गया। हरिया के परिवार वालों ने दीपावली मनाई, मिठाई बांटी। हरिया नया कपड़ा पहनकर अपने दोस्तों के साथ खूब खेला और अगले दिन से हरिया का वही काम फिर शुरू हो गया। लेकिन उसकी मेहनत से ठाकुर साहब बहुत खुश थे, तो उसे भी अपने बच्चों की तरह मानने लगे। इससे हरिया की ज़िंदगी खुशी खुशी बीतने लगी। कुछ और बीतने पर हरिया की शादी पड़ोस के गांव की एक सुंदर लड़की मुनरी से हो गई। हरिया अब जवान हो गया था। रामू और हरिया की माँ बूढ़े हो चले थे। अब रामू का सारा भार हरिया ने अपने कंधे पर संभाल लिया था। एक दिन बाजार से लौटते समय रामू नदी पर बने बांस की पगडंडी से गिर गया और लाख कोशिशों के बावजूद उसे पाया न जा सका। अब सारा गांव रामू के खोने के गम में डूबा था। तभी किस्मत ने हरिया के साथ एक खेल खेला और उसकी माँ रामू से बिछड़ने के गम को सहन न कर पाई। वह हृदय रोग के कारण उसने दुनिया त्याग दिया। अब हरिया पूरी तरह टूट चुका था। अब घर में हरिया व मुनरी अकेले रह गए थे। हरिया खोया खोया सा रहने लगा। अब तो वह ठाकुर साहब के घर जाना बंद कर दिया। घर में कुछ खाने को न था। मुनरी के लाख समझाने पर हरिया ठाकुर साहब के घर गया। ठाकुर साहब ने उसे फिर से काम पर रख लिया, परंतु हरिया का मन काम में नहीं लगता था। इस तरह उनकी हालत खराब होती चली गई। अब मुनरी ने भी ठाकुर के घर काम करने का निर्णय लिया और कुछ दिन बाद वह ठाकुर साहब के घर जाने लगी। दोनों शाम को एक साथ घर आते थे। अब धीरे धीरे हरिया की हालत सुधर गई और हरिया और मुनरी फिर से सुखीपूर्वक रहने लगे। धीरे धीरे 3 वर्ष बीत गए। अब हरिया अपने काम में लगा रहता था, माँ बाप का दुख को भुलाता गया। अब हरिया के घर फिर से खुशियाँ छा गई। ठाकुर साहब और ठकुराइन भी बूढ़े हो चले। ठाकुर साहब का सारा काम अब उनके बड़े बेटे नरेश ने संभाल लिया और छोटा बेटा महेश शहर में पढ़ने गया था। कुछ दिन बाद ठाकुर साहब का छोटा बेटा महेश शहर से आया। गाँव में खुशी का माहौल था। आज हरिया भी खुश था। महेश हरिया व मुनरी के लिए भी शहर से कपड़े लाया था। कपड़ा पाकर हरिया और मुनरी छोटे ठाकुर साहब का शुक्रिया अदा करने के लिए घर की ओर चल दिए। लेकिन महेश की नीयत ठीक नहीं थी। उसने मुनरी की जवानी देखा तो पागल हो उठा। उसके मन में मुनरी के प्रति कुछ ख्याल उठने लगे। अब जब भी मुनरी काम पर आती तो महेश उसके आसपास ही रहता था। कभी उसका चेहरा, कभी कमर तो कभी उसका शरीर घूरता रहता था। मुनरी महेश की निगाहों से बचकर रहने लगी। फिर भी महेश ने उसे एक दिन रोका और हाथ पकड़ लिया। बोला, तू जवान है, मैं भी जवान हूँ। तू हरिया को छोड़ दे, तू मेरे साथ आ जा, मैं तुम्हें शहर घुमाऊंगा। और पैसे कपड़े का लालच देने लगा। पहले तो मुनरी ने मना किया तो महेश ने हरिया को और उसके काम से भगा देने की धमकी देने लगा। अब मुनरी लाचार हो गई और दूसरी तरफ धन का लालच जो बार बार हाँ करने पर मजबूर कर रहा था। अब तो मुनरी मान गई महेश की बात को और अब वह पूरे दिन सुबह से शाम तक महेश की बाहों में रहने लगी।